देखिए देखिए, जब किसी चालक में हम 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित कर दे तो हम क्या कहलाएगा, उस चालक में जो आवेश की मात्रा है वह 1 कूलाम कहलाएगा। कूलाम जो है वैज्ञानिक का नाम था, ठीक ना, जिन्होंने जो है आवेश को जो है आवेश का मात्रक अपने ही नाम पे बना दिया 1 कूलाम, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो आवेश है, आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है आपका धनात्मक आवेश होता है ना, और एक क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक ना। एक आपका ऋणात्मक आवेश। देखिए धनात्मक आवेश कब होता है, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कोई वस्तु है, ठीक ना, और उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वस्तु कैसी हो जाती है, समझ क्लियर फंडा ना। वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, ठीक ना। धनात्मक आवेश और होता है आपका ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी, मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी ना होगा उस वस्तु में। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कैसा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता तो कैसा होगा, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश होगा। जैसे आपका देखिए, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये Na पर प्लस बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो। लेकिन जबकि क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, और यहाँ पे देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, पहले इलेक्ट्रॉन 11 था, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। क्लोरीन क्या है, 17 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है आ गया तो कितना हो जाएगा, Cl पे माइनस हो जाएगा, Cl पे माइनस, ठीक ना। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश का प्रकार बताए हैं अभी, ठीक ना, ठीक है। धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश का क्वांटीकरण समझिए बात को, यहाँ से सवाल हम लोग देखते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं, जिसे मूल आवेश कहते हैं। देखिए मूल आवेश को ई से दिखाते हैं। मूल आवेश को किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, क्लियर ना। जैसे यहाँ पे जो मूल आवेश ई है, कोई भी अगर प्रकृति में आवेश पाया जाएगा तो इसी मूल आवेश के पूर्ण गुणांक होगा। जैसे मान लो जो है प्लस माइनस में दोनों में पाया जाता है मूल आवेश, ठीक ना। तो प्लस माइनस 1 ई लिख सकते हैं, या प्लस माइनस आपका 2 ई लिख सकते हैं, या प्लस माइनस आपका 3 ई लिख सकते हैं। लेकिन बाटा में नहीं पाया जाएगा। जैसे आप कहोगे सर क्या ये 3 बटा में पाया जाएगा, 3/2 जो है ई पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। यह जो है पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है जो भी है, ठीक है ना। उसी तरह से जो है ये प्लस माइनस एन ई के रूप में ही पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो आवेश है Q, उसका फार्मूला आ जाएगा प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और यहाँ पे जो प्लस माइनस लगा रहे हैं ना, ये बताने के लिए लगा रहे हैं कि जो वस्तु पर आवेश है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा।
अगर धनात्मक होगा तो प्लस लगाएंगे, ऋणात्मक होगा तो माइनस लगाएंगे, यही बस, ठीक ना। जैसे मान लो कि अगर कह दिया, छोटा सा क्वेश्चन है, कह दिया कि अगर एक वस्तु है उस पर 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है कि कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500 दिया है ना, और कमी बोल रहा है तो कैसा आवेश होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको हम लोग जो है इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। तो आवेश अगर पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग प्लस एन ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि कमी कह रहा है, और कमी कह रहा है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एन का मान कितना इसमें दिया है, 500। और याद रखिएगा जो ई है, जो मूल आवेश है, उसका मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 होता है, ठीक ना, इतना होता है। 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 80, ठीक ना। यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा 8 के पीछे, ठीक है। तो 16 × 5 = 80, यहाँ पे × 10 के पावर क्या होगा, -19 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 8 × 10 के पावर कितना, -17 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से ये आगे देखिए, बोला है कूलाम का नियम, ठीक ना। कूलाम का नियम वैज्ञानिक कूलाम ने दिया था, ठीक ना। और कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है, ठीक ना, लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, वैद्युत बल जो होता है, ठीक है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। और जब हम लोग इक्वेशन पहला और इक्वेशन दूसरा जब दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में R², ठीक ना, R², ठीक। और यहाँ से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, F = एक नियतांक K आ जाता है, K, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2 बटा में R² हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, ठीक। के का वैल्यू भी होता है, के का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या होता है, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे हम इस फार्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर लिख सकते हैं 9 × 10 के पावर 9, और यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, R²। अगर यहाँ पे सपोज माना अगर Q1 बराबर Q2 बराबर अगर हम 1 कूलाम लेते हैं, 1 कूलाम लेते हैं, और R के जगह पे जो है 1 मीटर, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी लेते हैं वो 1 मीटर लेते हैं, तो बल कितना आएगा, बल आ जाएगा आपका 9 × 10 के घात 9 न्यूटन बल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 × 10 के घात 9 न्यूटन का बल आ जाएगा। यानी कि जब एक एक कूलाम आवेश को, ठीक ना, 1 मीटर की डिस्टेंस पर अगर रखा जाए तो दोनों के बीच जो लगने वाला जो वैद्युत बल है वह कितना होगा, 9 × 10 के घात 9 न्यूटन हो जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना, वो बोलो इतना समझ में आ रहा है, सब इसमें रखे हैं तो इतना ही आया है, 9 × 10 के पावर 9। अब देखो एक चीज़ समझ लेना कि आवेश चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय, ठीक ना। आवेश मतलब 2 प्रकार के होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक, और उनमें क्या होगा, सजातीय देखा जाएगा और विजातीय। सजातीय मतलब कि एक ही प्रकार के आवेश सजातीय आवेश कहलाएंगे, ठीक ना। और अलग अलग प्रकार के जो आवेश है वो क्या कहलाएगा, विजातीय, ठीक ना। यानी कि इनके बीच जो लगने वाला जो बल है, ठीक है, ये क्या है, विजातीय है ना, ये आपका विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश। और विजातीय आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कैसा होता है, वह जो है आकर्षण का बल होता है ना। बोलो कैसा बल होता है, आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल, ठीक ना। अच्छा, और ये क्या है भाई, ये जो है ये सजातीय है ना, ये सजातीय है, सजातीय आवेश। सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कैसा लगता है, वह प्रतिकर्षण का बल लगता है। वह कैसा बल लगता है,
प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि वैद्युत बल, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का बल होता है। वैद्युत बल, आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का बल होता है, ठीक ना। देखिए थोड़ा बात समझिएगा यहाँ पे कि जो फार्मूला आया था F बराबर क्या आया था, K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर आया था ना। तो प्रयोग से देखा गया, प्रयोग से क्या देखा गया भाई कि जो K है, K की वैल्यू जो है वो 1 बटा का क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक ना। और इसकी वैल्यू क्या है 9 गुणे 10 के घात जो है क्या है 9 है, है ना। तो इसको उठा के इसके जगह पे रख दिया गया। तो इसका आया क्या आपका F बराबर आया आपका 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा में क्या आ गया R स्क्वायर। ये फार्मूला आपका हर जगह यूज होगा, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग न्यूटन लिख लेंगे, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे जहाँ जो देख रहे हो, जहाँ एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका है निर्वात की चुंबकशीलता सॉरी वैद्युतशीलता ना। देखिए हम लोग को चुंबकशीलता याद है, तो वैद्युतशीलता क्या है भाई, वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ठीक। देखिए यानी कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसको दिखाते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। इसका जो है मान क्या होता है भाई, मान होता है 8.85 गुणे 10 के घात -12 होता है। इसका जो है मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है। बोर्ड में जो है यहाँ से बहुविकल्पी बनता है प्रश्न, कई बार जो है ये इसका मात्रक पूछा है। मात्रक नहीं भी पूछेगा तो बीमीय सूत्र पूछता है। निर्वात की कहेगा ना, निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र निकालना है। चलो एक काम करते हैं, बीमीय सूत्र निकालते हैं। बीमीय सूत्र तो भाई देखो, जब तुमको मात्रक याद रहेगा ना तो तुम बीमीय सूत्र भी आसानी से क्या करोगे, निकाल लोगे। जैसे कूलाम स्क्वायर है ना, तो कूलाम का क्या होता है 80, क्या होता है भाई 80 होगा। इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, हो गया, बटा कर लेंगे। न्यूटन बल का मात्रक होता है ना, तो बल का क्या होता है बीमीय सूत्र MLT पर -2। और मीटर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, मीटर का हो जाएगा L स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे A स्क्वायर T स्क्वायर बटा में, नीचे क्या होगा आपका ML क्यूब, T पर क्या होगा -2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा M पर -1, L पर -3, T पर 4 और A पर क्या हो जाएगा 2। ये आपका इसका बीमीय सूत्र है। बोलिए सही है, बीमीय सूत्र सही है इसका। किसका बीमीय सूत्र निकाले हैं, निर्वात की विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र निकाले हैं, ठीक ना। बोलो सही है ना। अब पीछे वाला जो शटर है ना उसको थोड़ा गिरा दो तो आधा, ये इधर वाला शटर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए बीमीय सूत्र भी देखिए, क्योंकि बीमीय सूत्र को रटा नहीं जाता है, मात्रक याद करके रखिएगा। ये अगर याद रहेगा तो ये आप लोग निकाल लोगे। कूलाम का 80 होता है, कूलाम मतलब आवेश का 80 होता है, न्यूटन का MLT पर -2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ ठीक है, देखिए सतत आवेश वितरण। देखिए जब हम लोग किसी पृष्ठ पर आवेश को एक समान रूप से क्या करते हैं, रखते हैं, तो उसी को बोला जाता है सतत आवेश वितरण हो गया। जैसे मान लीजिए आपको जो है इस जो है चादर पे जो है आवेश को रखना है, तो आवेश को कैसे रखिएगा, ठीक ना। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो अदौरी पाया जाता है ना, अदौरी। तो अदौरी कैसे पाया जाता है, एक ही जगह पे अदौरी को जो है पार दिया जाता है यहाँ पे और जगह छोड़ दिया जाता है, नहीं। अदौरी पाया जाता है एकदम देखे ना बराबर दूरी पर। कितने दूरी पर, बराबर एकदम। एक अदौरी यहाँ यहाँ देख रहे हो, एकदम मस्त रूप से, खूब शानदार, एक समान रूप से जो है आवेश का जो है हम लोग क्या करेंगे, इस पे
वितरण करेंगे तो इसी को बोलते हैं सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। देखिए सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। भाई आकृति के अनुसार एक होता है आपका क्या, पहला होता है रेखीय आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण होता है। क्लियर ना? बोलिए, आयतन आवेश वितरण होता है। देखिए रेखीय आवेश वितरण में किस पे वितरण किया जाता है? रेखा के अनुदिश, रेखा के अनुदिश आवेश का वितरण का है। और पृष्ठीय आवेश में पृष्ठ के अनुदिश जो है, इसमें आयतन के अनुदिश समझे ना? देखिए यहाँ पर हम लोग जो है घनत्व लेते हैं, डेंसिटी, घनत्व क्या लेंगे? पर इसके लिए लेंगे रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, इसमें रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व ना सिग्मा रो, सिग्मा लेंगे, इसमें क्या लेंगे? रो लेंगे। तो लेमडा बराबर होता है Q बटा का L, सिग्मा बराबर होता है Q बटा का A, और जो है रो बराबर होता है Q बटा का V। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, इसका होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक ना? देखिए ये दोनों यूज होते हैं आप लोगों के सिलेबस में, ये दोनों यूज होते हैं, ये वाला और ये वाला यूज होता है ना? इसमें लेमडा क्या बोला था मैं? लेमडा होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व। और इसमें जो सिग्मा है वो क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ठीक ना? इसका परिभाषा भी ध्यान दिया जाता है कि है ना, एकांक लंबाई में स्थित कुल आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई में स्थित कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझे ना? ये सूत्र मत भूलना, सिग्मा बराबर Q बटा में A, इसका यूज होगा आगे दूसरे पार्ट में यूज होगा गास के परिमेय में। लेमडा बराबर क्या होता है? Q बटा में L होता है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता हो, समझ ना? वह चुंबकीय बल का जो है अनुभव करता हो, उसी को वैद्युत बल का अनुभव करता हो, तो वो उसको क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ ना? अब देखिए आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम जो है वैद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि वैद्युत आवेश के चारों ओर खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं, ठीक ना, जिस पर स्वतंत्र रूप से धन परीक्षण आवेश क्या करते हैं? गति करते हैं, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। जैसे आपका अगर प्लस वाला है तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो किधर होंगी भाई? बाहर की तरफ होंगी, ऐसे होंगी, देख रहे हो ना? ऐसे बाहर की तरफ, ठीक ना? अगर माइनस है तो अंदर की तरफ। वैद्युत बल रेखाएं
अंदर की तरफ ऐसे होंगे, है ना, देखिए ऐसे। तो इस तरह से जो है आपका वैद्युत क्षेत्र रेखा है। आगे वैद्युत बल रेखाओं का गुण देखिए। गुण, सबसे पहला गुण क्या बताए थे? दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र खींची जाएंगी, दो वैद्युत क्षेत्र खींची जाएंगी, जो कि क्या है? असंभव है। और वैद्युत क्षेत्र किसको प्रदर्शित करती है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। समझ के नहीं आया? आवेश के निकट वैद्युत बल रेखाएं घना होती हैं, ठीक है ना, गहन होती है, और उससे दूर क्या होती हैं? दुर्बल होती है, दूर होती है। समझ के नहीं? तो इस तरह से इसमें 3-4 वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की समान होती है। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की जैसी होती है, समझ ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? पहले इसका सूत्र देख लिए। इसका सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, पहले इसको दिखाते हैं किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं ना जी। अच्छा, ये बताइए कि कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि? सदिश राशि है, ठीक ना, सदिश राशि है। फिर इसका सूत्र क्या होता है? E बराबर F बटा का Q, F बटा का Q होता है ना जी। F बटा का Q नॉट, ठीक ना। देखिए इसका परिभाषा ये होगा कि जो है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर कार्यरत कुल बल को, है ना, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखने पर उस पर कार्यरत कुल बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा बताओ? इसका मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है, और प्रति आवेश का मात्रक कूलम। न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक और मात्रक है इसका, क्या मात्रक है? वोल्ट प्रति मीटर भी किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q इंटू ई भी लिख सकते हैं। F बराबर Q इंटू ई। क्लियर हो रहा है ना? बोलो, समझ में आ रहा है ना? है? तो ये सब जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है? ई बराबर F बटा का Q नॉट होता है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर। F बराबर Q इंटू ई भी होता है, ठीक ना। क्लियर ना? बोलिए, आगे बढ़ते हैं। बोला एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकल बिंदु आवेश ना जी, तो एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? इसके बारे में सोचा जाए। देखिए ये जो है एक आवेश है, Q आवेश है, ठीक ना। इस Q आवेश से हमें R दूरी पर, इस Q आवेश से, है ना, कितनी दूरी पर? R दूरी पर ये बिंदु है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? P बिंदु है, और P बिंदु पर हमें E का मान निकालना है। E का मान क्या करना है? निकालना है। हम क्या करेंगे कि जिस बिंदु पर हमें, है ना, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर लाकर एक परीक्षण आवेश रख देंगे। परीक्षण आवेश क्या करेंगे? यहाँ पे एक Q नॉट क्या करेंगे? रख देंगे P पर। बोलिए सही ना? अब ये बताइए कि दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? वैद्युत बल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो है वैद्युत बल जो है F बराबर क्या होगा? फार्मूला ये हो जाएगा 1 बटा का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू हो जाएगा Q नॉट बटा में क्या होगा? R स्क्वायर। अच्छा, जो ये Q नॉट है वो इसके नीचे आ जाएगा ना, तो नीचे आएगा तो क्या आएगा? F बटा में हो जाएगा Q नॉट बराबर हो जाएगा 1 बटा का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बटा में R स्क्वायर। अच्छा, चूंकि अभी मैंने पीछे क्या पढ़ाया कि E बराबर सूत्र क्या होता है?
एफ बटा में क्यू नॉट होता है। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो ये आपका नया सूत्र आ गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। मात्रक लिख लेंगे, मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम लिख लेंगे। बोलो समझ आ रहा है ना, क्लियर ना। कोई पूछेगा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो यही आपको सूत्र बताना है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है क्यू बटा का आर स्क्वायर होता है, क्यू बटा का आर स्क्वायर। क्लियर ना, समझ में आया ना, बोलिए ठीक है। हाँ, मैं इसका पीडीएफ आप लोग ग्रुप में भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या पढ़ाया हूँ मैं। आप बताइए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अलीसा बताओ बाबू, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है, यही है, रिवीजन करना है हम लोगों को, इसीलिए तो मैं इस क्लास का नाम रखा हूँ रिवीजन क्लास। छठी मैया का नाम लेकर आज से हम लोग रिवीजन चालू किए हैं, समझ ना। तो हम लोग जो है मेहनत से रिवीजन करेंगे। अभी देखो कितना समय लगा, बहुत कम समय में हम लोग कहाँ पहुँच गए, वैद्युत द्विध्रुव तक, समझ है कि नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। आपको लिखना नहीं है, नोट्स आया हुआ है, मैं इसका फोटो खींच कर पीडीएफ बनाकर ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप चाहोगे तो जाकर दुकान पर जहाँ फोटो कापी होता है वहाँ से नोट्स निकलवा भी सकते हो। देखिए मेरा नोट्स में और फिर किताब में लिखा फंस जाओगे चक्कर में। मैं नोट्स में मैं वही सब पढ़ाया हूँ या लिखाया हूँ जो ठीक ठाक है, जो सिलेबस में है बढ़िया से। देखिए वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखकर, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेशों को अत्यंत निकट रखकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, समझ ना, उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आपका HCl क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। जैसे आपका H2O क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। जैसे आपका NaCl क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, समझ ना। अत्यंत अल्प दूरी पर दो समान एवं विपरीत, देखिए दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को रखकर बनाए गए जो युक्ति होता है उसी को बोलते हैं हम क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में बेसिकली देखो ध्यान समझना क्या होता है कि इसमें दो आवेश लिया जाता है। एक आवेश कैसा लिया जाता है, प्लस का, और एक आवेश कैसा लिया जाता है, माइनस का। लेकिन दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन प्रकृति इसकी अलग अलग होती है। एक प्लस लिया जाता है तो एक माइनस। लेकिन अगर मैं इसको 5 कूलाम ले रहा हूं तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, 5 ही कूलाम लेना पड़ेगा, समझे ना। और दोनों के जो है बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपकी 12 होती है। क्या होती है, 12। दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, 12 होती है, समझे ना। और आधा से इधर जो है L और आधा से इधर जो है L, ये आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव का ये केंद्र, बीच में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र होता है। जैसे ये NaCl है ना, NaCl, तो Na और Cl में जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस टूटेगा ना। तो देखो एक माइनस में और एक प्लस में टूट रहा है, दोनों पे जो है क्या है, आवेश क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनका परिमाण बराबर है। इसमें भी आपका एक सोडियम, इसमें भी एक क्लोरीन प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझते हैं बात को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे किससे दिखाते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, समझे ना। अच्छा, P बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। कैसी राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और P बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। वेक्टर लगाएंगे यहाँ पे, P वेक्टर, और Q तो आवेश तो अदिश होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी लेंथ लेंगे 2L, वो यहाँ पे हम लोग सदिश लेंगे, 2L पे वेक्टर लगा देंगे। इसका ये सदिश रूप हो गया। मात्रक क्या होगा बताओ, बोलो मात्रक। अरे भाई मात्रक नहीं बोलोगे,
हाँ बोलो सर, कूलाम इनटू मीटर। तुम बोलोगे तो हम कुछ बोलेंगे थोड़े ना, नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बस शोर नहीं करना। अच्छा मात्रक हो गया, ठीक। यहाँ पे P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 12, ऐसा सही है। और कुछ इसमें है नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा सूत्र से ही बन जाता है। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू 12 होता है और सदिश राशि होती है, और ये इसको हम लोग P वेक्टर में Q इंटू 12 वेक्टर लिखते हैं। मात्रक किसका क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। बीमीय सूत्र बताइए, बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई, LAT। इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा LAT। मीटर है ना, उसका L हो जाएगा। कूलाम का याद रखिएगा हमेशा AT होता है, कूलाम का AT होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखो बोला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से देखी जाती है, ठीक ना। एक देखी जाती है कौन सी स्थिति में, अक्षीय, या इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। स्थिति कैसा लिखा जाएगा, सही है ना। और दूसरा बोलते हैं निरक्षीय को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। कभी तो बोल देता है हम लोग को, अच्छे निरक्षीय ना कहकर अनुप्रस्थ कह देगा। अनुप्रस्थ स्थिति में, ठीक है ना। इसमें सूत्र क्या होता है, P बराबर कर रहे हैं, E बराबर क्या होता है बताओ सूत्र, बोलो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भाई, 2P बटा में RQ। सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक ना। इसमें केवल P के आगे 2 हट जाता है, तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P बटा क्या हो जाएगा RQ। सही है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ क्या लिखा है, कितना बोलेंगे, कौन क्यों क्या बोलेगा जी, आए भाई। बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। निगमन करना है, ठीक ना। तो भाई निगमन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। चलो चित्र बनाया जाए। देखिए चित्र बनाने के लिए हमें चाहिए इंचिन आ गया। इंचिन को छोटा किया जाए और यहाँ पे लगाया जाए इंचिन। सबसे पहले हमें बनाना होगा वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा यहाँ पे, सही है। इसको मिला दो, इसको मिला दो, हो गया। इसके जो है सेंटर पॉइंट से सभी दूरियां जो है कहाँ से मापी जाएंगी, बीच से मापी जाएंगी, सेंटर पॉइंट से, ठीक है ना। देखिए तो मान लीजिए कि सेंटर से जो है O से जो है हम लोग R डिस्टेंस लिए हैं। कितना डिस्टेंस लिया है, R, ठीक ना। सेंटर पॉइंट से जो भी डिस्टेंस मापी जाएंगी कहाँ से मापी जाएंगी, सेंटर पर। तो सेंटर पॉइंट से हम लोग R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिए हैं। एक क्या ले लिया है, पॉइंट। और ये पॉइंट आपका P है, और इसी P पर जो है हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट क्या है, B है, ठीक ना। यहाँ पे आवेश रखा गया है +Q, यहाँ पे आवेश रखा गया है -Q। क्लियर, समझ रहे हैं ना, +Q -Q। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
कि दोनों से दूरी देख लेना है। जैसे अब यहां से पता कर लेना है कि यहां से यहां तक दूरी कितना है, बोलिए। ये वाली दूरी पता कर लेंगे कितना है, ठीक है ना। और साथ में जो है ये वाला डिस्टेंस पता कर लेंगे कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है। इंजन का प्रयोग करने आ गया है ना जी। यहां पे डॉट लाइन डालते हैं, ठीक ना, ऐसे। अच्छा बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बताइए। अच्छा बताओ टोटल दूरी क्या है, आर है, और यहां से ये वाली दूरी क्या है, एल है ना। यहां से ये दूरी एल होती है और ये वाली भी दूरी क्या होती है, एल ही होती है ना, बोलिए। तो टोटल दूरी आर है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल, आर माइनस एल हो जाएगा। और ये टोटल दूरी यहाँ से आर है और यहाँ से एल है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। चित्र बना लिया, ठीक। यहाँ पे देखो, अब क्या करना है कि हमें लिखना है, पहले यहाँ पे लिखना होगा हमें कि प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश। अच्छा देखिए, चूंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, सदिश होती है ना, तो जो प्लस क्यू है उसके वजह से बाहर की ओर होगा और माइनस जो है उसके लिए अंदर की ओर। तो यहाँ पे यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये हो गया आपका ई ए के कारण वैद्युत आवेश है, वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये ई बी हो जाएगा, बी यहाँ पे जो है माइनस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक ना, क्लियर ना। ई ए और ई बी यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण हो गया कितनी दूरी पर, बोलिए। 2 बार लिख दिए हैं, 1 मिनट, आवेश 2 बार लिख दिए हैं। देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, कितनी दूरी पर, आर माइनस एल ना, आर माइनस एल दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु, बिंदु P पर है ना, क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता निकालेंगे, तीव्रता। तो बताइए सूत्र क्या होगा, ई ए बराबर चिन्ह 1 बटा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटा में क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी दूरी पर, आर प्लस एल दूरी पर ना, दूरी पर ना, दूरी पर निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई बी बराबर क्या होगा, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा में आर माइनस एल का, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो माइनस का चिन्ह होता है ये यही बताता है कि उसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बस चिन्ह यही बताता है, ठीक ना। अब देखिए इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु P पर ना, देखिए बिंदु P पर क्या निकालेंगे, परिणामी क्षेत्र निकाल लेंगे। परिणामी क्षेत्र क्या होगा, E बराबर हो जाएगा क्या, ई ए माइनस ई बी, ई ए माइनस ई बी, ठीक ना, निकाल लेंगे। E इक्वल टू दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बताइए। दोनों में से कॉमन जो दिख रहा है उसको आप ऑलरेडी यहाँ पे बाहर कर लीजिए। क्यू बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट डाल लेंगे, ब्रैकेट डालने के बाद बचेगा क्या आपका, यहाँ बचेगा 1 बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक ना। अब इसको जो है हमें बढ़िया से इसको हल करना है, ठीक ना। देखिए
देखो अब यहाँ से इसको हल करेंगे ना, ऑटोमेटिक बढ़िया से करेंगे हल तो आ जाएगा। देखो हल ही तो करना है, क्या करना है, लॉसा लेना है। लॉसा तुम ले ही सकते हो, क्या हो जाएगा लॉसा बताओ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, सही है ना। तिरछा गुणा करेंगे क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब इसका जो है हम लोग प्रसार लगाएंगे, देखिए प्रसार लगाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, E बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, नीचे वाले को जो है एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, यहाँ पे आर माइनस एल है ना, और यहाँ पे क्या है आर प्लस एल है। तो कहने का मतलब ये है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख लिया और उसका होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर है। अब इसका मैं प्रसार करूंगा, जब मैं प्रसार करूंगा तो बताइए क्या होगा प्रसार में, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो जाएगा 2RL हो गया, फिर माइनस करूंगा फिर इसका प्रसार होगा, क्या होगा आर का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL। इतना हो गया। कट क्या रहा है भाई, है ना, इसमें देखिए कट क्या रहा है, कट रहा है आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ठीक ना। तो मिलेगा क्या आपका बताइए, ई बराबर मिलेगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2RL और 2RL क्या होगा 4RL बटा में नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यदि आर जो है कि बहुत बड़ा है किससे, एल से, तो आर स्क्वायर भी बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। इसलिए एल स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यानी कि एल स्क्वायर को लगभग हमें जीरो लेकर चलना है। जब जीरो लेकर चलेंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, क्यू बटा का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट डाल लेंगे और ये हो जाएगा 4RL बटा कर लेंगे और यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर है तो आर के पावर क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सही है। इस आर से ये वाला आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा। तो यानी कि ई बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो इसको थोड़ा सा सही भी करके लिख लेते हैं, 1 बटा का हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचा है 4QL बचा है, बटा कर लेंगे नीचे कितना RQ, ठीक ना। आज चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL होता है ना, P बराबर होता है 2QL होता है, इसको उठा के उसमें रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा 1 बटा का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटा का RQ और यही जो है इसका मात्रक भी जरूर लिखेंगे, कुलाम प्रति क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कुलाम, एक मिनट, न्यूटन प्रति कुलाम हम लोग इसका मात्रक लिख लेंगे। बोलिए सही है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग अच्छी स्थिति में इस तरह से आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये जो दोनों टॉपिक है ना, अच्छी निरक्षीय, इसको अच्छा से तैयार करिएगा, पेपर में पूछ देता है, 2025 से पूछा था, समझ ना, हाँ पूछ देता है पेपर में, ठीक है, किसी ना किसी सेट में तो आ ही जाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको बढ़िया से देखना होगा, ठीक है। चलिए मैं देखिए फिजिक्स बहुत आसान है, आसान
इसलिए है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना चित्र पर, डेरिवेशन पर, यूनिट मात्रक पर, तो आपको आने लगेगा फिजिक्स। फिजिक्स कोई ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं होता है ना। नहीं पढ़ने वालों के लिए तो सभी कठिन होगा ना जी। अभी इसको एक बार इसका यूज किया जाए तो, इसका यूज किया जाए, हाँ चंदा, चलो हटाओ इसको। छोटा कैसे होगा, इससे छोटा नहीं होगा, हो जा छोटा, बड़ा हो जा, छोटा हो जा, नहीं होगा। इसको मिटा दो, हम लाते हैं हमारा इंजन ही सही है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसके लिए चित्र बना लिया जाए। देखिए तो किसके लिए बनाना है हमें, वैद्युत। इसमें ना इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना, ऐसे करके बनाए थे ना त्रिभुज जैसा, वही वाला है। हाँ मिस आ गई हैं, चलो ये लास्ट देख लो ना जी, कितना समय हो गया है। थोड़ा सा इसको देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखो चित्र पहले बनाना है बढ़िया से, ठीक। थोड़ा और नीचे बनाया जाए तो अच्छा लगता है क्योंकि ऊपर हमें चाहिए इसका। ये हो गया, ये हो गया। चित्र समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये आपका यहाँ पे हमेशा क्या होता है भाई, ए, ये वाला क्या हो जाएगा बी, बीच में क्या हो जाएगा ओ, यहाँ पे क्या होगा प्लस क्यू, इधर क्या होगा माइनस क्यू, हमेशा प्लस क्यू इधर ही होता है, ठीक ना। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद जो है बताओ त्रिभुज बनाया जाएगा ना, तो एक चला जाएगा इधर, सही है, टेढ़ा नहीं ना है? अब बताओ सही है, चलो सही है, ये हो गया, ठीक ना। यहाँ पे इसको ऐसे खींच लेते हैं, ठीक ना। देखो बढ़िया से देखो बाबू, देखो फिर ठीक ठाक है। बीच में एक लाइन खींच लेते हैं सीधा, सही है। देखो ऐसे, अच्छा देखो ये प्लस क्यू की वजह से ये होगा ना, क्या होगा ये होगा ना, ये का दो कंपोनेंट बनेगा। मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, तो आपका जो है एंगल बनेगा, ये वाला भी आपका क्या होगा थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये वाला थीटा है तो इसका ये वाला भी एंगल क्या होगा थीटा हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट। एक बनेगा इसका एक बनेगा आपका कास थीटा वाला और एक बनेगा साइन थीटा वाला। तो बताइए इसका, देखिए इसका माइनस की वजह से इसका इधर कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा ई बी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा ई बी साइन थीटा ना जी, और एक हो जाएगा आपका ई बी, ये हो जाएगा ई बी कास थीटा हो जाएगा, सही है। और एक बताइए एक कंपोनेंट ए का क्या हो जाएगा ई ए कास थीटा लिख लेंगे, और एक कंपोनेंट क्या लिख लेंगे इसका ई ए साइन थीटा लिख लेंगे। कंपोनेंट समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो ई ए साइन थीटा ई बी कास थीटा, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ से जो डिस्टेंस था
इसका ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, r था, और ये डिस्टेंस कितना है, l है, तो ये इसका जो कर है वो कर क्या होगा, कर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। अब हम लोग जो है यहाँ पे और एक और चीज़ है, काश थीटा अगर निकाला जाए काश थीटा, तो काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो l बटा में क्या हो जाएगा, r, l बटा में r, ये काश थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको तुम ना जो है प्लस क्यू के कारण निकाल लेना, प्लस क्यू के कारण बताओ क्या हो जाएगा भाई, ई ए का सूत्र क्या बनेगा, ई ए का सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बनेगा क्यू बटा में रूट में क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर ना जी। और एक और चीज़ है, प्लस क्यू के कारण इतना ये हो गया, और फिर जो है माइनस क्यू के कारण अगर लिखिएगा, क्यू के कारण, तो वो क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा आपका ई बी इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटा में क्या हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा बाद में। अब यहाँ पे जो है पी पर सुनिए, पी पर परिणामी निकाल लीजिए, परिणामी क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी क्षेत्र हो जाएगा ई बराबर क्या सूत्र लिखेंगे, ई ए प्लस ई ए कास थीटा ना, क्योंकि देखिए ये ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इसका परिणामी क्या आएगा, ई ए कास थीटा और ई बी कास थीटा, तो ई ए कास थीटा यहाँ पे लिख लेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा ई बी कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको उठा के जो है इसमें मान इनका रख देंगे, तो रखेंगे तो हो जाएगा ई बराबर, ठीक है ना, कितना बताइए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, और इंटू क्या हो जाएगा कास थीटा, और प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटा का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। दोनों एक जैसे दिख रहा है ना, दोनों एक जैसे दिख रहा है, यानी कि इसमें आप 2 कर लीजिएगा, ठीक ना, 1 जोड़ेंगे तो 2 ही ना होगा, तो यहाँ पे 2q लिख लीजिएगा तो बात बराबर हो जाएगा, बोलिए सही है। और इंटू यहाँ पे कास थीटा लिख लीजिए, और कास थीटा का फार्मूला यहाँ पे भर दीजिए, कास थीटा का जो शुरू में लिखे थे फार्मूला जो ब्रैकेट में घेरे हैं उसको आप यहाँ पे लगा लीजिए, जब लगाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये एल बटा में क्या हो जाएगा आर ना, आर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि है ना, हाँ अच्छा हाँ डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो रूट में किस चीज़ का होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, सही है, क्योंकि ये वाला कर ये ना है, ठीक ना, कर ये आधार एल है और कर इतना है। अब देखिए यहाँ से अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व ये करिएगा कि ऊपर तो 2ql हो जाएगा ना, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql बटा में हो जाएगा, इसके पावर 1/2 होता है, इसका पावर 1 है, तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि लिखकर r इज ग्रेटर देन करके लिखिएगा l, तो r स्क्वायर मोर इज ग्रेटर देन जो है लिख लीजिएगा l स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा, तो फाइनल जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p बटा का जब ये इसको l स्क्वायर को 0 कर लीजिएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा r3, और यही निरक्षीय स्थिति के लिए होता है। तिमाही में भी आप लोगों को पूछा था अच्छे निरक्षीय वाला, ठीक ना, इस तरह से ये पूछेगा। अब ये टॉपिक इधर 33 को पेज है, चलिए ठीक है पढ़ लीजिए अब आप लोग, ठीक ना। अब मैं इसको थोड़ा सा इंपोर्ट कर दूं, एक्सपोर्ट PDF, हाँ सेव, अब ये सेव हो जाएगा जितना पढ़ाया हूँ, सेव हो जाएगा तो फिर आप लोग ग्रुप में भेज दिया जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24। उम्मीद करते हैं मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, अपने गुरु को सपोर्ट कीजिए ताकि आगे बढ़े। धन्यवाद। हाँ चलिए एक बार और बोले वाह चलो बहुत निक लगल ना। चलो धन्यवाद। निके लगे खातिर बोल जाता है तो लोग खातिर कामे ना कर जाता। चलो यार।